आप लोग अपनी संडे राइड के लिए एक बाइक जैकेट और हेलमेट देख रहे हो तो जरा रुको मेरे लाल। फ्यूमिक्स यहाँ पर कराने जा रहा है एक कॉन्टेस्ट जिसके अंदर आप जीत सकते हो बहुत सारे इस तरह के प्राइजेस। और भाई फर्स्ट विनर को तो यहाँ पर GoPro मिलने वाला है जिससे आप उस राइड को शूट भी कर सकते हो। तो भाई देरी किस बात की, जल्दी से जाओ और कहीं से भी फ्लिपकार्ट या इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ऑर्डर कर दो। तो देखो भाई, हिंदुस्तान का बच्चा जानता है कि हमारी इंडिया की सड़कों पर दो पहिया वाहनों का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है। और जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है तब से लेकर अब तक इंडिया में काफी सारी टू व्हीलर मोटरसाइकिल्स आ चुकी है। पर दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले ऐसी 5 इन्फ्लुएंशियल मोटरसाइकिल के बारे में जो कि इंडियन ऑटोमोबाइल हिस्ट्री में एक रिवोल्यूशनरी मोटरसाइकिल साबित हुई। तो सज्जनों और उनकी देवियों अपनी अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए क्योंकि हम जाने वाले हैं एक बहुत एक्साइटिंग राइड पर। तो भाई वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, एंड तक देखते रहो। लेट्स गेट ऑन द रोड। तो देखो दोस्तों, हर बार की तरह मैं अपनी धोती बजाने के लिए यहाँ पर डिस्क्लेमर डाल देता हूँ। और डिस्क्लेमर में ये है कि यहाँ पर जो भी गाड़ी मैं चूज कर रहा हूँ वो मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है। अगर आपको लगता है कि ये गाड़ी इन टॉप 5 में नहीं आनी चाहिए तो प्लीज यार मुझे कमेंट में गालियां मत लिखना। तो चलो यार शुरू करते हैं। तो देखो दोस्तों, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का हम पर से रूल हटा वैसे ही हम लोग हो गए थे इंडिपेंडेंट। और भाई आपको तो बताइए कि जिस तरह से अंग्रेज हमें लूट कर गए थे उससे उबर पाने में हमें थोड़ा ज्यादा ही टाइम लग गया। पर इनिशियल डेज में हम लोगों को एक ऐसी मोटरसाइकिल चाहिए थी जो कि हम लोगों का डेली ट्रांसपोर्ट का सहारा बने। और यहीं पर फिर से होती है ब्रिटिशर्स की एंट्री। अब भाई वो इंडिया फिर से नहीं आ गए थे, यहाँ पर एंट्री होती है उनकी रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 की। और दोस्तों फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर बता दूं कि रॉयल एनफील्ड एक ब्रिटिश ब्रांड है। हाँ, वो बात अलग है कि आज की तारीख में वो एक इंडियन ब्रांड बन चुका है और हम लोग उसे बड़ा सीना चौड़ा कर बताते हैं कि ये देखो हमारे इंडिया की बुलेट 350। तो मेरे दोस्त ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर इंडिया में एंट्री होती है रॉयल एनफील्ड की 1955 में और आते से ये सिविलियंस के लिए अवेलेबल नहीं हो गई भाई। यहाँ पर सिर्फ ये एक्सक्लूसिवली पुलिस और आर्मी के लिए ही अवेलेबल थी। और इस पूरी प्रोसेस में इंडियन गवर्नमेंट और मद्रास मोटर्स का बहुत बड़ा रोल रहा था। शुरुआत में तो 800 यूनिट्स ही आती है, पर धीरे धीरे टाइम के साथ साथ इसकी डिमांड इंडियन मार्केट में बढ़ती गई। और दोस्तों अगर आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं तो जो बाइक आप कबीर सिंह में देखते हो वो बुलेट भी इंडिया में आई हुई सबसे पहली बुलेट्स में से एक है, जो की थी 1954 की बुलेट G2। सोचो भाई, एक 1954 की गाड़ी आज भी चल रही है। थोड़े ही टाइम में ये बाइक को पॉपुलैरिटी मिलने लगी सिविलियंस में। और अब ये बाइक सिर्फ आर्मी के लिए ही नहीं अवेलेबल थी, अब हर कोई इस बाइक को चला सकता था। पर भाई 1970 में इंग्लैंड में हो जाती है कंपनी हमेशा के लिए बंद। पर फिर भी इंडिया में इसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा थी कि ये बाइक यहाँ पर बंद नहीं होती है। और मद्रास में हो रही इसकी असेंबली अभी भी कंटिन्यू ही रहती है। पर वक्त के साथ साथ धीरे धीरे इंग्लैंड में इस बाइक के हालात बिगड़ते गए और इंडिया में ये एकदम धूम मचाती गई। और दोस्तों फाइनली 1994 में आकर यहाँ पर ब्रिटिशर्स छोड़ देते इस कंपनी से अपना हाथ और रॉयल एनफील्ड को फुली एक्वायर कर लेती है यहाँ पर आइशर्स मोटर। और दोस्तों आपको तो पता ही है कि इस बाइक की पॉपुलैरिटी आज भी इतनी है जितनी 1955 में थी। आज तो हम भाई इस बाइक को एक्सपोर्ट भी करते हैं पूरे वर्ल्ड में। और दोस्तों ये बात कहने में कोई गलत बात नहीं होगी कि इंडिया की सबसे पहली मोटरसाइकिल बुलेट ही थी। नंबर 4। अब दोस्तों जिस मोटरसाइकिल की मैं बात करने जा रहा हूँ वो एक 2 स्ट्रोक बीस्ट कही जाती थी और ये आई थी 1985 में। और भाई आपके पापा से लेकर चाचा इस बाइक के दीवाने रहे होंगे और आई एम 100% श्योर कि आपके दिल में भी आज कहीं ना कहीं इस बाइक के लिए एक जगह होगी भाई। यस गाइस, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ यामाहा की तरफ से आने वाली एक बहुत लेजेंडरी मोटरसाइकिल के बारे में जिसका नाम था RX-100। तो भाई अगर शुरुआत से स्टार्ट करूँ तो यहाँ पर यामाहा की एक मोटरसाइकिल आई थी 1977 में जो की थी यामाहा RS-100DX और इसी मोटरसाइकिल की सक्सेसर बनी RX-100। एंड पॉइंट टू बी नोटेड भाई, ये वाली मोटरसाइकिल सिर्फ यूके और जापानीज मार्केट के लिए ही बनाई गई थी क्योंकि सबसे पहली जो 100cc कैटेगरी वाली मोटरसाइकिल थी वो थी AX-100 जो कि आई थी 1984 में। और उसी के एक साल बाद इसकी पॉपुलैरिटी देखते हुए इंडिया में यामाहा ने लॉन्च कर दी इनकी RX-100 जो कि ऑलमोस्ट इंडिया में 100cc वाले मार्केट को एकदम खास ही गई। भाई इस गाड़ी का पावर टू वेट रेशियो इतना कमाल का था ना कि इवन लोग इसके बिल्ड पे शक करते थे कि क्या वाकई में भाई ये 100cc वाली मोटरसाइकिल है। सिर्फ 103 kg वेट के साथ ये बाइक प्रोड्यूस करती थी 11.2 HP जो कि भाई इसकी टॉप स्पीड बनाता था 110 km/h की। और हमारे हिंदुस्तान में इस मोटरसाइकिल ने वो करके बताया जो कि कोई भी मोटरसाइकिल नहीं कर पाई थी अभी तक इंडियन ऑटोमोबाइल हिस्ट्री में। एक अपर मिडिल क्लास फैमिली से आने वाले एक यंगस्टर के लिए ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन था क्योंकि ये बाइक आपको उस टाइम मिल जाती थी 18 से 20 हजार रुपए के प्राइस में। पर दोस्तों किस्मत को यहाँ पर कुछ और ही मंजूर था। 1996 में यहाँ पर स्ट्रिक्ट एमिशन रूल्स के कारण गवर्नमेंट कर देती इस बाइक को हमेशा के लिए बैन। और भाई उस टाइम पर तो ये माना जाता था कि इस बाइक को इसलिए बैन करा गया है क्योंकि इससे क्राइम रेट काफी ज्यादा बढ़ गया है। क्योंकि दोस्तों क्रिमिनल्स के लिए ये एक आइडियल चॉइस थी। पर दोस्तों सच्चाई कुछ और ही थी। ये एक 2 स्ट्रोक मोटरसाइकिल थी और आपको तो पता ही है भाई कि 2 स्ट्रोक मोटरसाइकिल में पेट्रोल के साथ साथ ऑयल भी बर्न होता है जो कि बहुत खतरनाक धुआं करता है। पर इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये फैसला करा कि अब भाई 2 स्ट्रोक मोटरसाइकिल को कर देते हैं बंद और अब चलेगी इंडियन सड़कों पे सिर्फ 4 स्ट्रोक मोटरसाइकिल। तो दोस्तों यामाहा RX-100 के बंद होने के ठीक 2 साल पहले ही 1994 में आती है एक लेजेंडरी मोटरसाइकिल जो कि पूरे इंडिया की ऑटोमोबाइल हिस्ट्री को चेंज कर रख देती है। और भाई इंडियन ऑटोमोबाइल हिस्ट्री में ऐसी बाइक अभी तक कोई पैदा नहीं हुई। यस गाइस, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ हीरो और होंडा के जॉइंट वेंचर में बनी हुई एक सबसे लेजेंडरी मोटरसाइकिल के बारे में जो की है हीरो होंडा
होंडा स्प्लेंडर। और दोस्तों हीरो होंडा की तरफ से आने वाली एक मोटरसाइकिल जो कि थी CD100, उसी का ही सक्सेसर ये थी। कमाल के माइलेज के साथ ये गाड़ी इंडियन सड़कों के लिए एकदम प्रैक्टिकल मोटरसाइकिल थी। और भाई आपको यहाँ पर बता दूं कि इस मोटरसाइकिल की अभी तक 3.3 मिलियन यूनिट से भी ज्यादा सेल हो चुकी है इंडिया में, और ये एक अप्रोक्स नंबर है, ये ऊपर या नीचे भी हो सकता है। इस बाइक में हमें 97.2 सीसी का 4-स्ट्रोक इंजन देखने के लिए मिलता था, जो कि प्रोड्यूस करता था पावर ऑफ 7.4 PS की विद 7.9 Nm टॉर्क। और दोस्तों 1994 से पहले की जो बाइक्स थी वो कहीं ना कहीं लुक्स और डिजाइन में काफी पीछे थी इस मोटरसाइकिल से, और इसमें लगा हुआ इसके हेडलाइट पर वाइजर इसे काफी डिफरेंट लुक देता था। ये कह लीजिए इसको दूसरी मोटरसाइकिल से एकदम स्टैंड आउट करवाता था। टाइम के साथ साथ इस बाइक के सेल्स फिगर एकदम आसमान छूने लगे थे, और धीरे धीरे अब दूसरी कंपनीज भी 100 सीसी वाली मोटरसाइकिल्स बनाने लग गई थी। पर भाई हमारे स्प्लेंडर को कोई फर्क नहीं पड़ा। कंपनी की तरफ से टाइम टू टाइम इसमें अलग अलग चेंजेस देखने के लिए मिले, और इसके अलग अलग मॉडल्स भी इंडियन मार्केट में आते गए, जैसे कि सुपर स्प्लेंडर, स्प्लेंडर प्लस, स्प्लेंडर आई स्मार्ट और भी बहुत सारे। और इन सब मॉडल्स में से जो मेरा पर्सनल फेवरेट था वो थी स्प्लेंडर प्रो क्लासिक। दोस्तों इस वाली मोटरसाइकिल पे तो एक अलग से वीडियो बन सकता है, तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इस पे एक अलग वीडियो होना चाहिए या नहीं। और इसी के बीच जब इंडियन इकोनॉमी थोड़ा अच्छा परफॉर्म करने लगी, इंडिया में ग्लोबलाइजेशन होना शुरू हुआ, और भाई थोड़ा सा लोगों की जेब में पैसा आया, तो इसी चीज को समझा यहाँ पर बजाज ने और लॉन्च कर दी 2001 में बजाज पल्सर। अब दोस्तों इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक बहुत बड़े शिफ्ट की तरफ बढ़ रही थी, जो कि था कम्यूटर मोटरसाइकिल से शिफ्ट होकर सीधे सीधे स्पोर्ट्स और परफॉर्मेंस वाली मोटरसाइकिल पर फोकस करना। और कहीं ना कहीं अब इंडियन यूथ ये चाहता था कि उन्हें थोड़ी सी रफ्तार मिले, और इसी चीज को यहाँ पर समझा बजाज ने और लॉन्च करी इंडियन मार्केट में 2001 के नवंबर में बजाज पल्सर। शानदार परफॉर्मेंस, क्लासी लुक्स और एक मीडियम बजट मोटरसाइकिल होने की वजह से ये गाड़ी इंडियन मार्केट में एकदम इंस्टेंट हिट साबित हो गई। और यार नो डाउट भाई बजाज ने उस टाइम इसके एड कैंपेन्स भी इतने शानदार चलाए थे ना। और भाई मुझे तो वो MTV वाले शोज अभी भी याद है, जिसके अंदर बजाज पल्सर से बहुत सारे अलग अलग स्टंट्स होते थे। वक्त के साथ साथ बजाज ने यहाँ पर पल्सर के बहुत सारे अलग अलग मॉडल्स को इंट्रोड्यूस करा इंडियन मार्केट में, जिसमें से बहुत सारे तो हिट साबित हुए और कुछ नहीं। जैसे कि अगर हिट मोटरसाइकिल्स की लिस्ट करूं तो यहाँ पर बजाज पल्सर 220F, बजाज पल्सर 150, NS200, NS160 और भी कुछ मॉडल्स। पर यही अगर मैं फेल्ड मोटरसाइकिल्स की बात करूं तो बजाज पल्सर AS150 एंड AS200, LS135 और भी इक्का दुक्का मोटरसाइकिल्स का नाम आता है। पर भाई अगर ओवरऑल बात करें तो यहाँ पर बजाज के लिए पल्सर सीरीज जो है वो इनकी कंपनी का सबसे बड़ा फ्लैगशिप प्रोडक्ट है। और दोस्तों ये गाड़ी ने सिर्फ इंडियन मार्केट में नहीं बल्कि ग्लोबल मार्केट में अपनी धूम मचाई, जैसे कि लैटिन अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और रशिया जैसी अलग अलग 20 कंट्रीज में बजाज अभी तक 20 मिलियन यूनिट से भी ज्यादा सेल कर चुका है ग्लोबल मार्केट में। पर दोस्तों क्या आपको पता है कि 2007 में जब पल्सर 220F आई थी, तब उसके ठीक एक साल बाद यामाहा की तरफ से एक ऐसी मोटरसाइकिल आती है जो कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वाली स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल की डेफिनेशन ही चेंज कर रख देती है। यस गाइस, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ यामाहा की R15V1 के बारे में। अब यार दोस्तों इस बाइक के बारे में क्या ही कहना भाई, 155 सीसी कैटेगरी बाइक में अगर कोई बाइक है तो वो सिर्फ यही मोटरसाइकिल है भाई। कमाल का माइलेज, एकदम शानदार और एजी लुक्स और बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ ये बाइक हर उस मिडिल क्लास लड़के का सपना पूरा करती है जो कि स्पोर्ट्स बाइक लेना चाहता है। और दोस्तों यामाहा ये वाली मोटरसाइकिल तब लेकर आता है जब इनका सिक्का इंडियन मार्केट में नहीं चल रहा था। RX 100 के बाद यामाहा ने इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट को कुछ ऐसी खास बाइक दी नहीं थी, और बहुत सारी रिसर्च और दिमाग लगाने के बाद यामाहा लेकर आता है इस बाइक को इंडियन मार्केट में 2008 में, और आते से ये इंडियन मार्केट में धूम मचा देती है, क्योंकि भाई 2004 में आई हुई मूवी धूम ऑलरेडी स्पोर्ट्स बाइक के क्रेज फैला चुकी थी यंगस्टर्स में। और भाई इंडिया को लिटरली एक ऐसी बाइक की जरूरत थी जो कि एक्चुअली एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक हो पर कम डिस्प्लेसमेंट के साथ, जिसका माइलेज भी ठीक ठाक ही हो। और भाई इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं पल्सर का भी इसमें एक बहुत बड़ा हाथ रहा है। जैसे ऐसे यंगस्टर्स को परफॉर्मेंस वाली मोटरसाइकिल पसंद आ रही थी, या मैंने लॉन्च करी ये वाली बाइक जिसने यामाहा की डूबती नैया पार लगा दी। और दोस्तों यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि थाईलैंड में आपको तो पता ही है कि मोटरसाइकिल से क्या क्रेज है, और स्पेशली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वाली बाइक्स का। तो यहीं पे थाईलैंड के एक बंदे ने 155 सीसी वाले इंजन को लिया जो कि आता था उस टाइम की ग्लैडिएटर में, और उसे फुल्ली कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर 155 सीसी वाली एक स्पोर्ट्स बाइक बना दी, जो कि यामाहा के ऑफिशियल्स को काफी ज्यादा पसंद आई, और इसी से उनको इस बाइक का आइडिया आया। अब यार दोस्तों इस वाली बाइक पर तो मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, जिससे आप लोगों ने अच्छा प्यार भी दिखाया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो जल्दी से जाकर इसके बाद वो देख लेना, जिससे मैंने R15 की सीरीज के बारे में पूरा कंप्लीटली एक्सप्लेन करा है। और अब एक रिसेंट में एक वीडियो डाली है जिसके अंदर मैंने प्रेजेंट में आने वाली R15 का कंपैरिजन करा है कि कौन सी मोटरसाइकिल आपके लिए बेस्ट रहेगी, तो उसे भी देख लेना। दैट्स इट दोस्तों, ये थी पूरी कंप्लीट 5 बाइकें जिसने इंडियन मार्केट में एकदम रिवॉल्यूशनरी काम करा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना इसे बिल्कुल भी मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। और कॉन्टेस्ट के लिए अभी तक रेडी नहीं हो तो भाई जल्दी से फ्यूमिक्स को खरीद लेना, जिसके अंदर आप बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस जीत सकते हो, जैसे कि GoPro, राइडिंग जैकेट और हेलमेट्स। मैं चलता हूँ और मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।